शान पे सदके मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। फौलाद सा सीना, दुश्मनों के लिए मौत का दूसरा नाम। ऐसे भारत के वीर सपूतों को बारंबार नमन हमारा है, जिनकी शौर्य गाथा से हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया, जिन्होंने अपनी वीरता से चट्टानों को भी रौंद दिया। पत्थर जितने पथ पर आए पैरों तले कुचल दिया। ये वो फौलाद हैं जिन्होंने अपने साहस का लोहा पूरे विश्व को मनवाया है, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना लहू बहाया है। आंधी तूफानों में भी ये अपने पथ पर अड़िग रहे। हिमालय की चोटी पर इन्होंने जीत का ध्वज फहराया है, दुश्मनों के घर में घुसकर उनको सबक सिखाया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं अग्निपथ। अग्निपथ में हम आ पहुंचे हैं आईटीबीपी के कमांडोज के साथ। वो कमांडो जो हिमालय की निगरान करते हैं हिमवीर के तौर पर, वो कमांडो जो एंटी नक्सल ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, चाहे वो झारखंड छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार का इलाका हो या फिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेना, हर तरह के ऑपरेशन में इन्हीं कमांडोज का इस्तेमाल किया जाता है। महाभारती की सीमाओं से लेकर और आंतरिक सुरक्षा तक में किस तरीके से ट्रेनिंग होती है वो आपको दिखाएंगे, हेली ड्रॉपिंग भी दिखाएंगे। ये तो सिर्फ यही कहते हैं कि कहोगे मुझसे तो मैं नाम हिंदुस्तान लिखूंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार लिखूंगा। ये सांसें भी मातृभूमि के लिए है। मैं तो आखिरी दम तक लड़ने वाला भारत का स्वाभिमान लिखूंगा। आईटीबीपी के कमांडोज को हिमवीर ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनकी तैयारी, उनकी सिखलाई इसी तरीके से की जाती है। मेरे पास जो बैकपैक है इसका वेट तकरीबन 20 से लेकर 24 किलो के आसपास है और इसमें वो तमाम उपकरण हैं, वो तमाम साजो सामान है जिससे लगभग 3 दिन यानी 72 घंटे तक एक कमांडो सर्वाइव कर सकता है। तो सर, किस तरीके से 72 घंटे तक सर्वाइव करना आपको सिखाया जाता है? सर, हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। सर, कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। और साथ में हम तमाम जो जवान हैं, कमांडोज हैं, उनके पास असॉल्ट राइफल देख सकते हैं। असॉल्ट राइफल क्लोज रेंज, जब भी कॉम्बैट की बात आती है, चाहे एंटी नक्सल ऑपरेशन हो, एंटी टेररिस्ट हो या वहाँ स्थिति जहाँ पर आपके पास दुश्मन और आपके बीच में कम दूरी है, भले ही वो धुंध की वजह से हो या जंगल वाला है, छोटा नागपुर पठार की बात की उसकी बात करें तो इसमें इंसास हो सकती है कि 47 हो सकती है। और यहाँ पे हम कार्बाइन देख रहे हैं। हमारी ड्यूटी अक्सर चाइना बॉर्डर में डिप्लॉयड रहती है, तो हम उस अनुसार जैसे अभिलान से बर्फ में चढ़ना है, वहाँ पेट्रोलिंग करना है, पूरा बॉर्डर में जिस हिसाब से जहाँ टेरेन के हिसाब से सारी सिखलाई यहाँ दिया जाता है। -40 में आप लोग काम करते हैं, हिमवीर काम करते हैं, तो किस तरह की सिखलाई अलग से होती है बाकी कमांडोज की? सर, बाकी उससे इनका फिजिकल पूरा मेंटेनेंस, फिजिकल टोटली इस उसमें ढाला जाता है कि अगर माइनस में इनको लिया जाए, -डिग्री पे, ताकि वहाँ भी ये उसी हिसाब से काम करे जिस हिसाब से ये फील्ड में काम करते हैं। तो उसी के मद्देनज़र इनको बहुत मेंटली और तो बैकपैक भी उसी हिसाब से तैयार किया जाता होगा, असॉल्ट राइफल भी, क्योंकि माइनस में कई बार हम देखते हैं कि अगर ट्रिगर पे आपने हाथ रखा है तो उंगली तक चिपक जाती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है मेटल के साथ कनेक्ट होने पर। तो सर, इसके लिए इनको पूरा टर्मिनल दिया जाता है, जो उस माहौल में उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ ढाला जाता है, ताकि वहाँ इनका पूरा उस मौसम में
ढला जा सके। तो अगर उस मौसम में काम करेंगे तो एक बार इन जवानों को, इन कमांडोज को देख लीजिए, तो इनके ऊपर एक चश्मा होगा, वो चश्मा जिसके ज़रिए वो देख पाएंगे, क्योंकि जब तापमान माइनस में होता है, लगातार बर्फबारी होती है, अगर आप खुली आंखों से बर्फ़ को देखेंगे तो चंद घंटे बाद खून निकल सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर फिंगर को आपने टच किया हुआ है मेटल के साथ, अगर उस टेरेन में -40 डिग्री पे टच किया जाएगा तो आपकी खाल आपकी असॉल्ट राइफल से चिपक सकती है, इसलिए एकदम से ट्रिगर करके पीछे हटाना होता है। इनके फालात को देखकर तो यही लगता है कि शिकस्त इन्हें मंजूर नहीं और जीत इनसे दूर नहीं। इनकी हर आवाज में है कि शत्रु दल पर टूट पड़ेंगे, पर्वत पर्वत विजय करेंगे, बाधाएं हंस पार करेंगे, तान के सीना डटे रहेंगे। सौगंध हमें है माटी की, दुश्मनों को धूल चटाएंगे। हम भारत माँ के वीर सपूत हैं, वंदे मातरम गाएंगे। जब दुश्मन ड्रैगन हो और समझौता 90 के दशक का, जिसमें हथियारों का प्रयोग वर्जित है, ऐसे में कमांडो ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है बिना हथियार के अपने हाथों को हथियार बना करके कॉम्बैट फाइटिंग करना। और ऐसे में जरूरत होती है उस कुंफू की जो चाइना से भी 21 हो। यहाँ बात कर रहे हैं जापानीज कराटे की। ये एक जापानीज मार्शल आर्ट है, जैसे हमारा जुडो, कराटे, अकीडो, कुंफू, ये सारा जापानीज आर्ट है। तो इससे हमने जो भी हमारे इनसे कला ली गई है और जो मेन पॉइंट है वो हमने सब मार्शल आर्ट में डाल के इसको अनआर्म्ड कॉम्बैट के रूप में बना दिया है। और वो हम मूव्स इनको सिखाते हैं ताकि ये अपने दुश्मन को आसानी से पटक सकें। हम बॉर्डर पे वेपन यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। इसके लिए हम अपने बॉडीज़ के वेपन को, जैसे आपका पंच हो गया या किकिंग हो गया, इसी को हम वेपन के रूप में इस्तेमाल करके दुश्मन को धराशायी कर देते हैं। जापानीज मार्शल आर्ट्स है, वो क्या चाइनीज मार्शल आर्ट से ज़्यादा अच्छी है, इंप्रेसिव है, इसलिए सिखाया जा रहा है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। जापानीज़ वैसे भी टेक्नोलॉजी के मामले में भी और मार्शल आर्ट के मामले में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी टेक्निक है इनकी। तो सुगी का अर्थ होता है पंच, और ये हिंदुस्तान का पंच है जो चीन के सामने डटकर खड़ा है। और ऐसे में आईटीबीपी के कमांडोज या अलग अलग फोर्सेस के कमांडो किस तरीके से काम करते हैं वो देखिए कि किस तरीके से कैमो, फेस कवर, और उसके बाद आप हाथों पर सीधा वार कर सकते हैं, आंखों पर वार कर सकते हैं, क्योंकि जो शुगी की यानी पंच की पोजीशन है वो सीधा दुश्मन शत्रु के आंखों पर वार करने वाली है। सर पहले तो हम नॉर्मली थे, मतलब पीटी करते थे, लेकिन यहाँ नई नई चीज़ें मिल गई, जैसे कि ऊंचाई से, और यूएसए में जैसे कि डिफेंस करना, अटैक करना, जैसे दुश्मन अटैक करे तो उसका डिफेंस हम अच्छे से कर सकते हैं। हम यूएसए क्लास चलती है, यहाँ से हमने बहुत अपनी सेफ्टी डिफेंस करना हमने सीखा है यूएसए क्लास से, और बहुत अच्छा सिखाया गया है। हम अपनी सुरक्षा बिना हथियार के भी कर सकते हैं। एक्चुअली अंडमान निकोबार में स्टेट पुलिस में हमें जो है क्रिमिनल से जब डील करना पड़ता है तो खुले हाथ, मतलब हम डंडे वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर सकते, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। तो हमारे अपने सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये जो ट्रेनिंग में एक बारीकी चीज़ बताई है वो बहुत काम आने वाली है। सर ये जंगलों में जाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है सर। हमें जैसे एक्सपीरियंस मिला है सर, हमने बहुत सारे लॉन्ग रनिंग जो बिना पिट्ठू के वजन के साथ हम लोग 20 किलोमीटर, अब हाल ही में कल परसों में 30 किलोमीटर रनिंग होने वाली, उसका मेरा स्टेमिना बढ़ रहा है। ये ट्रेनिंग हमारे दिल दिमाग को पूरा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे हम किसी भी सिचुएशन में ढाल सकते हैं अपने आप को, किसी भी सिचुएशन से मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी से फेस कर सकते हैं, इसलिए ये ट्रेनिंग कराया है हमने। आप कौन से राज्य? मैं असम पुलिस से हूँ सर। असम से हैं, तो आपके साथ तो इंटरनेशनल बॉर्डर अगर बांग्लादेश का लगता है, किस तरीके से आपकी ये ट्रेनिंग काम आने वाली है असम पुलिस? यहाँ से हमको सिखला दिया जाएगा, ऑब्स्टेकल हमको करने को मिला है, कैसे हमको जैसे कि रुकावट को कैसे हम पार कर सके, कमांडो को कैसे हम जा सके, वही। तो जंगल में फ़ायदा देगा, ब्रह्मपुत्रा के आसपास जो चर होते हैं वहाँ पे फ़ायदा देगा, जहाँ कभी वेटलैंड आ जाती है। हाँ सर, वो जंगल के इलाका में भी और जो रेत के इलाका में भी हमको काम आएगा सर। देश भर के पुलिस के कमांडोज यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि भारत की सीमाओं के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को भी कमांडो ट्रेनिंग के साथ सुनिश्चित किया जा सके। न तपती रेत की, न पथरीले खेत की, नहीं है अपने तन की चिंता है तो बस अपने देश की। जब भी ट्रूप्स की मूवमेंट अग्निपथ पर हो, यानी हिमालय के क्षेत्र में, तो देखिए किस तरीके से आईटीबीपी, सीएपीएफ, बीएसएफ के हेलीकॉप्टर के साथ बहुत तेजी से कमांडोज की मूवमेंट की जाती है ताकि वो उस ट्रेन में पहुंच सके जहां पर चालबाज चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि
मूवमेंट्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है। हिमवीरों के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर किसी देवदूत से कम नहीं है। इंस्पेक्टर जनरल हमारे साथ बात करने के लिए खुदा पहुँचे हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण होती है हेली सपोर्ट, खासतौर पे हिमालय की टेरेन में काम करने? हेली स्लेटरिंग में हम ट्री हाइट से जवान जो है रस्से के मदद से कैसे उतर सकता है ये सिखाया जाता है। यहाँ पे काम करना वाकई ऐसा है जैसे किसी बवंडर में आप काम कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले मैंने हेनामोर में काम किया था, जापान और ताइवान की सीमा में, और यकीन मानिए मी-17 ट्विन इंजन, क्रूज स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक्सिमम थ्रस्ट 280 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर की रेडियस, और हवा की गति जहाँ हम है वहाँ ऐसी है मान लो हवा हमें उड़ा के ले जाएगी। और ये है मी-17 की पावर, और जिसका हमें इंतजार था ये है वो अग्निपथ। अग्निपथ में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रस्सियों के सहारे ड्रॉप किया जा रहा है। कमांडो ऑपरेशन में काम करना, और ये सिनेरियो उस तरीके का है कि जब आपके पास हेलीपैड नहीं होगा। दूसरी खेप, ये दूसरी खेप है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब ये भी मी-17 में लोड होते हुए 24 जवान, और ये 24 जवान भी हेली ड्रॉप होंगे लगभग 4 मीटर यानी 16 फुट 20 फुट के आसपास की ऊंचाई। हेली ड्रॉप तब किया जाता है टेक्निकल एरिया में जहां कोई हेलीपैड नहीं है, जहां पर कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और बहुत बार हमने देखा गलवान से लेकर डोकलाम तक कि चाइना कभी भी उस इलाके में अपनी इंटरप्रिटेशन करता है, घुसपैठ करता है जहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन पोस्ट नहीं हो, जहाँ बीओपी यानी बॉर्डर पोस्ट नहीं हो, और वहाँ काम आते हैं इस तरह के हेली ड्रॉप जिसमें रोइंग कहा जाता है। किसी भी परिस्थिति में ड्रैगन को जवाब देने के लिए भारत के हिमवीर व भारतीय के अग्निवीर तैयार है, ताकि अगर किसी भी परिस्थिति का इस्तेमाल ड्रैगन के द्वारा किया जाता है तो उस परिस्थिति को मी-17 जो मेरे पीछे उड़ता हुआ नजर आ रहा है उसके जरिए माकूल जवाब दिया जा सके, बहुत तेजी से मूवमेंट की जा सके। और जो इलाका निर्जन है जहां कई किलोमीटर तक बर्फ की कई फुट ऊंची चादर है, जहां तापमान -40 के आसपास है, हवा की गति जहां हम मौजूद है मी-17 की वजह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस इलाके में जहां हम जैसे लोगों के लिए खड़ा रहना मुश्किल है, उस इलाके में ये जवान इसी तरीके से काम करते हैं। भारत की सीमाओं के रक्षक, भारत के हिमवीर। कैसी भी सरहद, बर्फ की, आग की, हर जगह बेखौफ है हिंदुस्तान के वीर सिपाही। सच है कि गर्व है हिंदुस्तान को अपने इन सपूतों पर। यूं तो हिमवीर आमतौर पे हिमालय को अपने नाखूनों से चढ़ने में उस्ताद होते हैं, जिसमें तापमान का कोई असर नहीं पड़ता, जिनके हाथ ही फौलाद होते हैं, जिनका हथियार उनका दिमाग होता है। लेकिन जब परिस्थिति बहुत तेजी से कहीं पहुंचने की हो तो ये कमांडोज पैराट्रूपर्स की तरह काम लेते हैं। और देखिए किस तरीके से जवान लगातार दौड़ते हुए नजर आते हैं मी-17 की तरफ। Mi-17 जिसका इस्तेमाल एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय थल सेना, तमाम फोर्सेस के द्वारा, सशस्त्र बलों के द्वारा किया जाता है। और ये वो तमाम कमांडोज हैं जो इस हेलीड्रॉप में भाग ले चुके हैं, रोइंग कर चुके हैं, यानी एक के बाद एक आप रस्सियों के सहारे उतरते हैं। हेलीकॉप्टर से पहली बार आप लोगों ने ड्रॉप हुए, किस तरीके का ऐसा? हमारे को तो बहुत मजा आया, फर्स्ट टाइम उतरे। डर लगा था क्या? नहीं, डर बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि हमने पहले इसी हिसाब से अपनी तैयारी करी होती है। कितने मीटर से आपने जंप करना पहले? हम कम से कम 25-30 मीटर से पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की। 25-30 मीटर आपसे सोचिए, 50 से 60 फीट। और ये ऐसा नहीं है कि वो अकेले ड्रॉप होते हैं, इनके साथ इनका बैकपैक है जिसमें 72 घंटों का पानी है, राशन है, असॉल्ट राइफल आप देख सकते हैं कार्बाइन के रूप में, इसकी जगह अलग अलग तरह के असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कैसा एहसास होता है जब हेलीकॉप्टर से डर लगा था पहली बार? पहली बार चढ़ने के समय डर लगा, लेकिन उतरते समय बिल्कुल डर है ही नहीं। उतरते समय डर नहीं? पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठे? पहली बार आए। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डर बिल्कुल भी नहीं लगा।
तो आराम से हम कर सकते हैं। और ये तमाम कमांडोज हैं हिमवीर जो अलग अलग तरीके से ट्रेंड हैं। और देखिए कि जवान रवाना होते हुए चाहे महिला हो या पुरुष हो, अग्निवीर हो, अग्निवीरांगनाएं हो, और किसी भी परिस्थिति में ये आईटीबीपी के कमांडो हिमालय के उस दुर्गम हिस्से पर जाने के लिए तैयार हैं जहां ड्रैगन घुसपैठ कर सकता हो। उस घुसपैठ को नाकाम करने के लिए ये हेली ड्रॉप का सहारा लेंगे। जहां सड़क नहीं है, जहां संचार नहीं है, जहां तापमान -40 के पार पहुंच जाए, उस परिस्थिति में भी इन कमांडोज की ट्रेनिंग पूरी तरीके से तैयार है ताकि मां भारती की सीमाओं की, सरहदों की रक्षा उस इलाके में की जा सके जहां पर परिंदा भी नहीं पहुंच पाता, जहां ऊंचाई 15,000 फीट है और जहां तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है। और